नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास शो में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। ईरान और इजरायल के बीच भीषण जंग से दुनिया भर में डर का माहौल है। सप्लाई घटने की आशंका से कच्चे तेल में उबाल है, बाजार भी सहमे हुए हैं और निवेशक को भी पोर्टफोलियो में गिरावट का डर सता रहा है। एफआईज की बिकवाली गहराने और महंगाई बढ़ने के खतरे भी मंडरा रहे हैं। लेकिन डर के माहौल में भी कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो पोर्टफोलियो के रक्षक बन जाते हैं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा ही शो जो ना सिर्फ आपके पोर्टफोलियो को ईरान इजरायल की आंच से बचाएगा, बल्कि युद्ध के माहौल में भी मजबूत प्रदान करेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं वार प्रूफ स्टॉक्स। तो शो में अपने दो एक्सपर्ट्स को करेंगे शामिल और उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से शेयर हैं जहां पर आपको इस माहौल में भी अगर आप निवेश करते हैं तो आपको फायदा होगा और आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके पहले जरा समझ लेते हैं कि उन शेयरों की सूची कौन सी है, कौन से वो सेक्टर्स हैं जहां पर अगर आपका निवेश है या फिर अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं उन शेयरों की लिस्ट लेकर। शरद, निश्चित तौर पर एक कठिन समय होता है युद्ध में, लोगों में भय का माहौल हो जाता है। जरा बताइए कौन से शेयर हैं जहां पर युद्ध के माहौल में बिल्कुल डरना नहीं चाहिए? जी बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा कि निवेशकों को डरना नहीं चाहिए क्योंकि भारत में कंजम्पशन एक बहुत बड़ा थीम है। इसके अलावा बहुत सारे और भी सेक्टर्स हैं जो ग्लोबली जो है वॉर प्रूफ रहते हैं, यानी कि इन स्टॉक्स पे जो है आप व्यूज़ देख सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट जो है बता सकते हैं कि कौन स्टॉक्स में जो है आप बाई कर सकते हैं। क्योंकि वॉर प्रूफ के अलावा भी जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज हैं, डोमेस्टिक फेसिंग कंपनीज है, उनमें बहुत स्ट्रेंथ दिखता है। सवाल उठता है कि कौन से सेक्टर्स है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कंजम्पशन स्पेस। यहाँ पे एफएमसीजी कंपनीज लीजिए, आईटीसी, नेस्ले, एचयूएल, इन सारे स्टॉक्स पे देखिए। ऑफकोर्स एफएमसीजी के वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं बट एक टाइप से डिफेंसिव्स कहा जाता है इन्हें। इटर्नल की बात करें, जोमेटो और इवन पीबी फिनटेक जो हमारे कंजम्पशन का एक प्रॉक्सी रहता है फिनटेक को लेके, और पेटीएम, इन सारे स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा। इनका जो है डोमेस्टिक फेसिंग बिजनेस सबसे ज़्यादा है और सबसे बड़ा पावर भारत का है कंजम्पशन। एक कंजम्पशन इकोनॉमी भारत है, तो इन स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा। ऑफकोर्स अब जो है रेन सीजन भी आ चुका है वापस, और एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर्स जो डोमेस्टिक फेसिंग है उन पे भी नज़र रखिएगा। पीआई इंडस्ट्रीज हुआ, दीपक फर्टिलाइजर्स, चंबल फर्टिलाइजर्स, आरसीएफ, फैक्ट, इन सारे स्टॉक्स पे आप नज़र रखिएगा। बीएफएसआई जो हमारा खुद का बैंकिंग सेगमेंट है, और बीएफएसआई सेगमेंट में एफआईज की भी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी दिखने मिलती है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये दिग्गज जो है वेटेजेस है निफ्टी बैंक में इनका ज़्यादा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, हाउसिंग फाइनेंस, एसबीआई, हाल ही में एसबीआई ने जो है होम लोन रेट कट्स भी किया। तो ऑफकोर्स आप देख सकते हैं कि बीएफएसआई स्पेस में भी अच्छी पॉजिटिव ट्रिगर्स देखने मिल रही हैं। ऑटो सेगमेंट की बात करें, खासकर कि रूरल रिकवरी का एंगल रखे, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, एमएनएम, हीरो मोटर कॉप, ये दिग्गज प्लेयर्स हैं ऑटो सेगमेंट के, जहां पे वो स्ट्रेंथ दिखाते हैं। टेक्निकली भी दिखता है और फंडामेंटली भी दिखता है। वही अब रियल एस्टेट की बात करें तो अभी रेट कट का जो है आप कह सकते हैं इम्पैक्ट आ रहा है, कंसोलिडेशन में जा रहा है। जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़, डीएलएफ, शोभा, प्रेस्टीज एस्टेट्स, सारे फंडामेंटल एनालिस्ट में जो है ये नाम आते हैं कि इन पे कॉल्स लीजिए, इन पे जो है बाई कर सकते हैं आप। डिविडेंड प्ले भी रहता है, अगर आपको ग्रोथ स्टॉक्स नहीं चाहिए तो डिविडेंड प्ले भी खेल सकते हैं। वेदांता, हिंदुस्तान जिंक अभी न्यूज़ फ्लो में भी आया हुआ है, जहाँ पे आप पार्टिसिपेंट कर सकते हैं एज अ डिविडेंड, एज अ रिटर्न। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एज एन इन्वेस्टर। डिफेंस स्टॉक्स मैंने जानबूझ के लिया, वॉर प्रूफ के तो थीम है, लेकिन वॉर से भी एक्सपोर्ट्स में जो है कमाई होती है। इन स्टॉक्स में ऑलरेडी तेज़ी भी दिखने मिली है। भारत डायनेमिक्स, एचएएल, मज़गांव डॉक, गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड, बीएल। भारत डायनेमिक्स तो इजराइल को मिसाइल्स भी सप्लाई करते हैं। आखिर में बात करेंगे, एक हमारी खास सेगमेंट है डीप डाइव सेगमेंट, जो हमारे हेड ऑफ रिसर्च अभिषेक गावशिंदे करते हैं। रेलवेज, ये भी डोमेस्टिक फेसिंग है, और टीटागढ़ रेल खास करके इस स्टॉक पे नज़र रखिएगा। यहाँ पे जो है हमारी आज दिन की पिक भी है, जहाँ पे मोमेंटम आ सकता है, और ये स्टॉक जो है हमने रेलवे सेगमेंट से लिया है। तो अभिषेक, वॉर प्रूफ स्टॉक्स की जो एक लिस्ट है हमने पूरी रिसर्च टीम ने बनाई है और आपके सामने रख दी है। बहुत शुक्रिया शरद। तो ये तमाम वो शेयर हैं, अगर आपके पोर्टफोलियो में इनकी अगर अधिकता है,
मेजॉरिटी अगर है तब तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल वॉर प्रूफ ये स्टॉक्स हैं, युद्ध का असर नहीं पड़ता है। उसमें कंजम्पशन है क्योंकि खपत जारी रहेगी, ज़्यादा उस पर तनाव होता नहीं है। डिफेंस वाले शेयर होते हैं, ऑटो शेयर हो गए, और कुछ कुछ अगर हम देखेंगे तो केमिकल वगैरह वाले शेयर, हॉस्पिटल शेयर, ये भी आप उस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो ये आपकी लिस्ट तो तैयार हो गई। लेकिन अगर आपको नया निवेश करना है, अगर आपको थोड़ा सा आगे का 6 महीने का, साल भर का नज़रिया बनाना है, तो दो एक्सपर्ट्स की मदद ले लेते हैं। और आज हमारे साथ हैं तपन दोषी हैं, और मेरे एसेट शेयर खान के कुणाल शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। तपन, आपको फंडामेंटली शेयर सिलेक्ट करने में मदद करने तरह से अपसाइड दिख रही है। तपन जी और कुणाल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 89 स्वदेश पर। तपन, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। पहले तो एक राय दे दीजिए। वैसे देखा जाए, देखिए थोड़ा सा माहौल तो खराब होता है जब इस तरह के युद्ध होते हैं, और मैक्रोज थोड़े से ना आपके उलट जाने लगते हैं। जरा बताइए किस तरह से आप गाइड करेंगे निवेशकों को मौजूदा स्थिति में। जी जरूर अभिषेक जी। देखो वो तो होता है ना कि मौके पे चौका मारना, तो ये आ रहा है मौका। शायद आगे जाके अगर वॉर थोड़ा ज्यादा चला, जो लग रहा है मे बी 1 वीक और चलेगा, अगर यूएस इंटरवेंशन नहीं आया तो ये और चलता है, तो ऑफकोर्स इम्पैक्ट मार्केट पे आता है। लेकिन अपने लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो सबको पता है वो है ऑयल प्राइसेस। अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर जाते हैं, जो अभी 74 75 है, तो उसके ऊपर जाते हैं तो अपने को प्रॉब्लम होती है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर, ऐसे पहले भी हमने बहुत सारे वॉर्स देखे थे, ईरान यूक्रेन, फिर इजराइल हमास, ऐसे कितने सारे, लेकिन एंड में फिर मार्केट बढ़ा है। तो ये एक अच्छा मौका होगा कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और जैसे आपने बोला है कि वॉर प्रूफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, और ये सेक्टर जो शरद ने बहुत अच्छी तरह से बताया, इन सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो चांसेस कम है कि आप बहुत घुमाएंगे यहां से। ठीक है, अगर इन स्टॉक्स में अगर आप निवेश करते हैं, अगर आप इनको समय देते हैं, तो इस बात की आशंका काफ़ी कम हो जाती है कि आपको नुकसान हो। तो शुरुआत कर लेते हैं बिना वक्त गंवाए। तपन जी, पहला शेयर फिर वॉर प्रूफ स्टॉक्स कौन सा होगा आपकी ओर से? पहला शेयर मैं चलो डिफेंस से ही लेता हूं कि डिफेंस जिस तरह से अभी ये जो इजराइल और ईरान का चल रहा है वॉर, तो उसके वजह से ना ओवरऑल अगर आप देखो तो डिफेंस की डिमांड भी हर देश में बढ़ रही है, और इंडिया में खास कैपिटल एक्सपेंडिचर वहां बढ़ रहा है। ओवरऑल गवर्नमेंट ने भी अपना कैपेक्स बढ़ा दिया है, 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा कैपेक्स हो रहा है। और उसमें एक स्टॉक जो है एचएल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मोनोपोली है। आपको पता है तेजस फाइटर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स में वो नंबर 1 है, वही प्रोड्यूस करते हैं। और हाँ, उनको थोड़ा वो बोइंग इंजन की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जी से वहां से थोड़ा सप्लाई कम देर से मिला, ये सब है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो उनके पास 15,000 का कैपिटल एक्सपेंडिचर आगे जाके करने वाले, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक है। तो यानी कह सकते हैं 5 से 6 गुना ऑर्डर बुक है अपने टर्नओवर से। तो यहां से भी उनका मार्जिन एक्सपेंशन होगा, अभी 30% से अबव है। तो यहां से भी मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा स्टॉक है, सेफ स्टॉक है। अराउंड 6,000 के आसपास, अराउंड 5950 के आसपास आप लक्ष्य रख के 1 साल के निवेश कर सकते हैं। ठीक है, एचएल डिफेंस वाली कंपनी मार्केट कैप के लिहाज से या फिर ऑर्डर बुक के लिहाज से, दोनों मामले में ये दिग्गज कंपनी है। और सही बात है, जब डर का माहौल हो और जब कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिए जब औजारों का उपयोग हो रहा हो, तो फिर उन्हीं शेयर के साथ जाइए जो इनको मैन्युफैक्चर करती हो। तो एचएल ये डिफेंस की दिग्गज कंपनी है, और 1 साल की अवधि के लिए 5,950 के टारगेट के लिए आप इसको खरीद के चलिए। बिल्कुल ये वॉर प्रूफ स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहला शेयर तपन जी की तरफ से आ गया है, और वो है एचएल का। कुणाल जी नमस्कार, बताइए आपके लिस्ट में पहला शेयर कौन सा है? गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। जो पहला स्टॉक है मैं सिलेक्ट करूंगा रियलिटी स्पेस में से निफ्टी रियलिटी इंडेक्स। यहाँ पे हमें काफी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। जिस हिसाब से आरबीआई ने रेट कट का अनाउंस किया है, आई थिंक यहाँ पे मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहना चाहिए अगले 1 साल के लिए। सो वहाँ पे फोकस रहेगा रियलिटी में। मेरा जो प्रेफर्ड पिक रहेगा वो है प्रेस्टीज एस्टेट। स्टॉक में आप अगर देखोगे कि हाल ही में जो करेक्शन आया था स्टॉक में
1150 वाला स्टॉक लोअर लेवल्स पे 775 तक गया था, फिर हमने एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी है स्टॉक में, तो मुझे लगता है यहाँ पे अपसाइड और भी काफी ओपन हो जाती है। आई थिंक एक बहुत अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल रही है ये लेवल्स पे स्टॉक को लॉन्ग करने के लिए। सो प्रेस्टीज एस्टेट मुझे करंट लेवल से काफी अच्छा लग रहा है, 1012 के आसपास चल रहा है करंटली स्टॉक। सो जो मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक में पोटेंशियल है 1300 तक के लेवल्स दिखाने की। सो प्रेस्टीज एस्टेट पे बाय की सलाह रहेगी 1300 तक के टारगेट्स के लिए, जो करंट लेवल से 30% अपसाइड डिफाइन करता है फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। ठीक है, प्रेस्टीज को खरीदने की सलाह है। 1680 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं, एक साल आप होल्ड करेंगे 2000 रुपए के भाव इसमें आ जाएंगे। रियल एस्टेट में ये कंपनी ऑपरेट करती है और एक्सपेंशन वाले मोड में है। हाल फिलहाल आरबीआई की तरफ से जो दरों में कटौती का तोहफा मिला है, उम्मीद करके चलेंगे कि यहाँ पर होम बाइंग को लेकर रुझान बढ़ेगा और उसका फायदा भी मिलेगा। मतलब ऐसे भी, मतलब ऐसे डर का माहौल हो, चाहे जो भी हो, लोग अपनी होम बाइंग के जो प्लान्स होते हैं ना उसको स्थगित नहीं करते हैं। तो उस पे से एक शेयर हो गया आपके लिए। कुणाल जी ने सुझाया है प्रेस्टीज एस्टेट का 2000 के टारगेट, अवधि 1 साल की। तपन जी ठीक है, डिफेंस हो गया और एक रियल एस्टेट हो गया। आपकी तरफ से दूसरा शेयर कौन सा होगा? क्योंकि ये मतलब कंजम्पशन भी थमता नहीं है, जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो तो लोग खरीदते ही खरीदते हैं, चाहे जो स्थिति हो। तो क्या कोई कंजम्पशन वाला शेयर भी आपके रडार पर है आज? कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी की अगर चलो बात करते हैं तो मुझे यहाँ ऑटोमोबाइल्स में ना मुझे टीवीएस मोटर अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स थोड़ा एक्सपेंसिव है, सब बोलेंगे काफी बढ़ चुका है, लेकिन आप देखिए एक प्योर लीडर है टू व्हीलर्स में। जिस तरह से अगर आप 2 साल पहले ओला की बात करते एक मार्केट लीडर था, लेकिन अभी देखिए टीवीएस सबको पीछे छोड़ के गया है। और नो अगर आप देखो उनका साल बाय साल जिस तरह से टर्न ओवरऑल आप ईवी सेल्स देखो या टू व्हीलर से बहुत ही अच्छा, इनका इवन एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। और उनके जो मॉडल है iQube, जुपिटर, वो बहुत ही अच्छा करे। अभी आप देखो तो एवरेज सेलिंग प्राइस भी उनके बढ़ रहे हैं। ऑफकोर्स स्टॉक के खड़ा है 5-6% ही नीचे, लेकिन ये ऐसा स्टॉक है ना जो परफॉर्म करते जा रहे हैं। अगर स्टॉक परफॉर्म कर रहा है तो उसमें इन्वेस्ट करने का कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो रूरल की डिमांड बढ़ेगी, अभी जैसे ये रेन अच्छा होगा, रूरल में डिमांड बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, एग्रीकल्चर वो टू व्हीलर बाय करते हैं। तो मेरे हिसाब से टू व्हीलर में आई थिंक टीवीएस मोटर एक अच्छा कॉल होगा यहाँ से। ओवरऑल 3350 के आसपास का टारगेट लेके। ठीक है, 3350 के आसपास का टारगेट होगा टीवीएस मोटर के लिए 1 साल की अवधि के लिए। और अगर हम इस साल में अगर आप देखेंगे ना, टू व्हीलर में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाला शेयर रहा है टीवीएस मोटर का। थोड़े से वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो बाकी बजाज ऑटो और हीरो मोटर्स थोड़ा ज़्यादा ज़रूर दिखेगा, लेकिन परफॉर्मेंस इसकी बड़ी ही दमदार रही है और इसीलिए आपको सुझा रहे हैं। और निश्चित तौर पर बेहतर मानसून का फ़ायदा मिलेगा। रूरल इकोनॉमी अगर पिकअप करती है अच्छे मानसून के बाद, तो उसका बेनिफिशियरी ऑटो स्टॉक्स होते हैं और उसमें टीवीएस मोटर आपके लिए तपन जी लेकर आए हैं। कुणाल, आपके रडार पर भी कोई है क्या टू व्हीलर शेयर? कहीं टीवीएस ही तो नहीं है आपके पास भी? आई थिंक मेरे रडार में जो टू व्हीलर का स्टॉक है वो है हीरो मोटो। आई थिंक स्टॉक ने काफी अंडर परफॉर्मेंस दिखाया था, 6200 वाला स्टॉक 3500 हो गया था। एंड आई थिंक यहाँ पे अब कहीं ना कहीं 3500 पे जो बॉटम बना है, हम टेक्निकल्स पे भी देख रहे हैं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन गया है, जो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। और यहाँ पे बहुत काफी बड़े टारगेट्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हीरो मोटो में। तो हीरो मोटो में बाय की सलाह रहेगी करंट लेवल से भी। जो टारगेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं 4400 करंटली स्टॉक चल रहा है, 5000 के मिनिमम टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि उसका एक प्रीवियस स्विंग हाई और रेजिस्टेंस जोन है। और अगर उसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो 5400 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं। सो आप करंट लेवल से भी देखोगे इजीली 15% की अपसाइड दिखाई दे देती है लार्ज कैप में फॉर 1 ईयर। सो हीरो मोटो मेरी प्रेफर्ड पिक रहेगी और टू व्हीलर स्पेस में से। ठीक है, टीवीएस मोटर पसंद है तपन को और कुणाल को पसंद है हीरो मोटो। और हीरो मोटो की जर्नी भी काफ़ी कमाल की रही है। वैसे देखा जाए तो काफ़ी बड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई थी। 6000 रुपये वाला शेयर 3500 के भी नीचे आ गया था, लेकिन वहाँ से स्मार्ट बाइंग आई है, रिकवरी काफ़ी अच्छी रही है। और हाल फिलहाल के जो बिक्री के आंकड़े आए हैं उन्होंने भी शेयर को सपोर्ट करने का काम किया है और निवेशकों का कॉन्फिडेंस इस शेयर को लेकर बढ़ा है। तो 1 साल की अवधि के लिए 5000 रुपये का टारगेट डिसेंट सा टारगेट है। मार्च से अगर आप अब तक देखेंगे तो 1000 रुपये के आसपास की जर्नी हो गई है पिछले 2.5 से 3 महीने में। तो यहां से अगर देखा जाए 4400 रुपये के आसपास के प्राइसेस हैं। 5000 बहुत ही कह सकते हैं कि डिसेंट टारगेट है, लेकिन एक बढ़िया शेयर हीरो मोटो आपके लिए 1 साल की अवधि के लिए।
ऑटो की बात हमने कर ली। तपन जी, और नेक्स्ट सेगमेंट आपके हिसाब से कौन होगा जहां पर वॉर का, युद्ध का, किसी तनाव का असर होता नहीं? अगला शेयर आपके रडार पर कौन सा है? अगला शेयर मैं लूंगा हॉस्पिटल सेक्टर से, क्योंकि आप देखिए हॉस्पिटल में ओवरऑल नो एवरेज रेवेन्यू पर बेड बढ़ रहे हैं, और उसमें मैंने सिलेक्ट किया है अपोलो हॉस्पिटल, एक लीडर है। और अगर आप देखो तो ना वो काफी कैपेक्स ला रहे हैं, हम लोग ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ का कैपेक्स ला रहे हैं, 44,000 प्लस के बेड्स नए आ रहे हैं। और अगर आप एवरेज रेवेन्यू पर बेड देखो ना तो वो 17% से ग्रो हो रहा है, वो बहुत ही अच्छा है। अभी देखिए आप कोविड के बाद इंश्योरेंस लोग ज्यादा ले रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ज्यादा ले रहे हैं, और इसलिए ये सब जो हॉस्पिटल्स है उनको भी अगर कैपेसिटी बहुत अच्छी यूटिलाइजेशन हो रही है, ऑलमोस्ट 70%। क्यों? एक रीजन है क्योंकि कोई भी बड़ी हॉस्पिटल आती है तो वो 3 से 4 साल लगा देती है, तो जो करंट कैपेसिटी होती है वो अच्छी यूटिलाइज होती है। और जिस तरह से आप देखो मिडल ईस्ट से भी लोग आते हैं और यहाँ ट्रीटमेंट लेते हैं, इंडिया अभी काफी फेमस हो गए, दुबई, मिडल ईस्ट और अफ्रीका कहीं से भी आ रहे हैं लोग और यहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो अपोलो हॉस्पिटल एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, एक वेल प्रूफ स्टॉक है जो यहाँ से आप ले सकते हैं, और इसका टारगेट अराउंड 8400 के आसपास है मेरा 1 साल का। ठीक है, 8400 का टारगेट होगा अपोलो हॉस्पिटल के लिए, और 1 साल की अवधि में ये टारगेट अचीव होते हुए दिखेंगे, ऐसा भरोसा है तपन जी को। निश्चित तौर पर हॉस्पिटल हो या फिर फार्मा कंपनीज हो, कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, अदरवाइज तो ये मतलब वॉर सिचुएशन हो चाहे जो भी सिचुएशन हो, इन कंपनीज पर खास असर आता है नहीं। तो एक और शेयर हो गया, आप इसको अपनी लिस्ट में इंक्लूड कर लीजिए। अगर आपके पास है तो बिल्कुल तसल्ली से उसको होल्ड करके बैठिए, नहीं है तो इस टारगेट के लिए आप इसको खरीद सकते हैं। 8400 का टारगेट है अपोलो हॉस्पिटल के लिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अपने दोनों एक्सपर्ट से समझेंगे कि और कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आपको युद्ध के हालात में भी बढ़िया कमाई कराने का, आपके पोर्टफोलियो को सुरक्षा देने का काम करते हैं। वॉर प्रूफ स्टॉक्स कुछ और जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में जिसका नाम है वॉर प्रूफ स्टॉक्स, यानी कि हम उन शेयरों की चर्चा कर रहे हैं, अपने एक्सपर्ट से वो शेयर समझ रहे हैं जो युद्ध के माहौल में आपके पोर्टफोलियो के रक्षक बन जाते हैं और उसको मजबूती भी प्रदान करते हैं। तो चलिए अगला शेयर जानते हैं। कुणाल जी से शुरुआत करेंगे। कुणाल जी बताइए, आपके लिस्ट में नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है और कौन सी थीम आपने चुनी है? मैंने जो थीम चुनी है वो है फर्टिलाइजर स्पेस। हमने देखा है कि जिस हिसाब से मॉनसून में हमने अच्छी खासी एक स्टार्ट देखी है, ये कंटिन्यू रहेगा, और मुझे लगता है कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स काफी अच्छा करेंगे करंट लेवल से भी, सो फोकस वहां पे रहेगा। स्टॉक का नाम रहेगा पीआई इंडस्ट्रीज। ऑलरेडी स्टॉक में आज हमने एक न्यूज बेस्ड बाइंग मोमेंटम देखा है, बट मुझे लगता है कि कोई भी डिप मिलती है तो उसको यूटिलाइज करे बाय करने के लिए। स्टॉक करंटली 4140 के आसपास चल रहा है। अगर आपको 4100 और 4100 के बीच में अगर आपको मिलता है तो आई थिंक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी इसको बाय करने के लिए। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। टेक्निकल चार्ट पे भी आप देखोगे कि लार्जर टर्म अगर मैं क्वार्टरली चार्ट भी देखता हूँ तो स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में रहा है, जो क्लियर कट एक इंडिकेशन देता है कि इंटरनल स्ट्रेंथ काफी है स्टॉक में, और यहाँ से एक बड़ी रैली के लिए स्टॉक रेडी हो चुका है। सो यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी। 1 साल के टारगेट रहेंगे 4800। सो अगेन 4150 200 से आप अगर 4800 पकड़ो तो ऑलमोस्ट 15% की अपसाइड बचती है। तो 15% के टारगेट्स के लिए, अपसाइड के लिए 1 ईयर के लिए आप पीआई इंडस्ट्रीज को लॉन्ग कर सकते हो। बढ़िया इंटरेस्टिंग थीम चुनी है कुणाल जी ने, पीआई इंडस्ट्रीज, जो कि एग्रो केमिकल या फिर फर्टिलाइजर स्पेस में इसको आप जोड़ सकते हैं। और दरअसल इस शेयर के लिए ट्रिगर आज ये भी बना है कि मॉर्गन स्टैनली ने इसको अपग्रेड किया है, और अपग्रेड के करके जो टारगेट दिया वो दिया है 5000 रुपये का। कुणाल जी का जो लक्ष्य है वो है 4800 का। 4150 रुपये के आसपास के प्राइसेस हैं, तो यहाँ से एक बढ़िया अपसाइड के लिए, बढ़िया रिटर्न के लिए आप इसको ले सकते हैं, और 1 साल में आपको बढ़िया मुनाफा कमा के ये शेयर देगा पीआई इंडस्ट्रीज का। तो एक बड़ी और अच्छा स्टॉक आपको मिल गया। तपन जी, आपके रडार पर अगला शेयर कौन सा है? कहाँ आपको लगता है कि युद्ध हो चाहे जो भी हो नुकसान होगा नहीं? मैं दूसरा शेयर में जो बोलूंगा वो एनबीएफसी में बोलूंगा, क्योंकि जैसे ये रेपो रेट कट हुआ 50 बेसिस पॉइंट, उसके वजह से आपको भी पता कितना
लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हुआ है। ऑलमोस्ट अगर आप देखो पिछले अप्रैल से कह सकते हैं कि 5 लाख करोड़ का लिक्विडिटी इन्फ्यूज है। इसके वजह से एनबीएफसी को बहुत फायदा होता है। उसमें भी अगर आप होम लोन फाइनेंस कंपनी देखो तो वो ज्यादा रहती है फायदे में, क्योंकि वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन डायरेक्ट बढ़ जाता है। तो इसलिए फर्स्ट होम फाइनेंस की मैं यहाँ बात करूंगा, फर्स्ट होम फाइनेंस का 80% वो लोग होम लोन देते हैं। उनका टारगेट है 20,000 करोड़ का एयूएम 2027 में लाना और ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ 2030 में लाना। अगर आप एनपीए तो बिलो देन 1% है तो बहुत अच्छा है। आरओए भी वो लोग ऑलमोस्ट 2.5 से ज्यादा है और आरओई भी ऑलमोस्ट 13 के आसपास है। तो सभी रेशियोज के एंगल से वो अच्छे हैं। प्लस होम लोन जो होता है ना उसमें एनपीएस कम आता है, क्योंकि वो बैक होता है सिक्योरिटी, यानी आप सैलरी को देते हो वहां, तो उनकी सिक्योरिटी अच्छी होती है, तो वहां एनपीएस के चांसेस अच्छे होते हैं। और जो फर्स्ट होम फाइनेंस है ना उस लेग में बहुत आगे है और आई थिंक यहाँ से प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं। और उनके रेटिंग और जब ऑल्सो जिस तरह से एनपीए कंट्रोल है, आई थिंक यहाँ से एक अच्छा खासा आप को रिटर्न मिल सकता है। ऑलमोस्ट 1510 का टारगेट है होम फर्स्ट होम फाइनेंस का। ठीक है, 1510 के टारगेट एक साल की अवधि के लिए। और होम फर्स्ट फाइनेंस थोड़ा सा छोटा शेयर ये जरूर है, लेकिन जो इन्होंने नंबर्स रिपोर्ट किए हैं अपने नतीजों में प्रॉफिट को लेकर या फिर एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट को लेकर, दोनों में 25% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखाई है। और अगर आप महीने भर का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये शेयर ठीक रफ्तार से चला है। और ट्रिगर तो आरबीआई का रेपो रेट का कट तो निश्चित तौर पर है ही इसके लिए। तो होम फर्स्ट फाइनेंस हो गया आपके लिए ये शेयर। कुणाल जी, बैंकिंग फाइनेंशियल में आपकी भी कहीं कोई नज़र है? कोई शेयर आपको लगता है कि एक आकर्षक मौका यहाँ से हो सकता है निवेश के लिए? आई थिंक डेफिनेटली बैंकिंग फाइनेंशियल पे मेरा फोकस रहेगा पीएसयू बैंक्स पे। आई थिंक पीएसयू बैंक्स एक काफी अंडर परफॉर्मर रहे रिसेंट टाइम्स में, और मुझे लगता है कि अभी जो ये लेग ऑफ रैली आई है ये सस्टेनेबल है और यहाँ से एक अच्छी खासी अपसाइड दिख सकती है। और जिस हिसाब से हमने आरबीआई से भी रेट कट देखे हैं, रियल एस्टेट में स्ट्रेंथ आएगी, ये इवेंचुअली पीएसयू बैंक्स को भी हेल्प करेंगे, क्योंकि काफी एक सर्टन एक्सपोजर रहता है पीएसयू बैंक्स का रियलिटी स्पेस में। सो यहाँ पे रिकवरी अच्छी दिखेगी और यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ दिखाई देगी। सो एसबीआई मेरा काउंटर रहेगा यहाँ से एक साल की अवधि के लिए। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है स्टॉक में। मुझे लगता है कि नियर टर्म में 900 तक के टारगेट्स एसबीआई में आ सकते हैं। करंटली 790 के आसपास चल रहा है, तो आप करंट लेवल से उसको बाय कर सकते हो। सो करंट लेवल से भी आप हाई लेवल्स पे देखोगे तो ऑलमोस्ट 12 to 15% तक के टारगेट्स 1 ईयर के लिए बनते हैं। तो एसबीआई मेरा प्रेफर्ड पिक रहेगा पीएसयू बैंक्स में से 900 के टारगेट के लिए। बढ़िया है, एसबीआई खरीदिए 900 के टारगेट के लिए। 800 रुपए के नीचे का भाव है, तो एक आकर्षक मौका आपके लिए दे रहा है ये दिग्गज पीएसयू बैंक एक साल की अवधि के लिए। शो में 1 मिनट के आसपास का समय है, एक शेयर बच गए हैं। तपन जी, फटाफट 30 सेकंड बताइए, आपका आखिरी शेयर कौन सा है जो वॉर प्रूफ हो? आखिरी शेयर है टीटागढ़ रेल सिस्टम, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखो तो वैगन्स की डिमांड बहुत है। और अगर आप देखो तो 9,400 की ऑलमोस्ट वैगन्स के ऑलरेडी ऑर्डर बुक इनके पास है। और गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करे ऑलमोस्ट 2.6 लाख करोड़ सिर्फ रेलवेज पे। और यहाँ से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक्स काफी नीचे आ गए, उसके वजह से उनके पास अच्छा हेडरूम है यहाँ से बढ़ने के लिए। और नो ओवरऑल अगर ये स्टॉक की बात करें तो उनके मार्जिन एंड ऑल दैट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप रेलवे सिस्टम में अगर बात करो तो मुझे वैगन्स के स्टॉक ज्यादा अच्छा है, उसमें से खास टीटागढ़ वैगन वो आपके निवेश कर सकते हो और उसका टारगेट है 1050। ठीक है, 1050 के टारगेट के लिए टीटागढ़ को चुनना है आपको, 1 साल का समय देना है। कुणाल जी, आखिर में फटाफट आप बताइए, आपने शायद कोई डिफेंस शेयर चुना नहीं। एचएल तो हमने बात कर ली है, कोई डिफेंस आप बताएंगे शेयर? आई थिंक यस डेफिनेटली डिफेंस ऐसे माहौल में एक सेफ बेट प्ले करता है, और यहाँ से मेरा प्रेफर्ड पिक रहेगा बीडीएल। बीडीएल में हमने ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग रैली देखी है लो लेवल से। तो मेरी यहाँ पे खाली एक सलाह रहेगी कि डिप मिले तो यूटिलाइज करें इसको बाय करने के लिए। 1872 चल रहा है। अगर आपको 1800-1700 के बीच में मिलता है तो आई थिंक एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी बाय करने के लिए इसको। हाई लेवल्स पे मैं यहाँ पे 2100 तक के टारगेट देख रहा हूँ बीडीएल में अगले 1 साल के अंदर। सो करंट लेवल्स पे मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, 1872 चल रहा है, बट मुझे लगता है कि 1800 तक के लेवल्स एक बार टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि रैली काफी स्ट्रांग रही है। तो थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट बुकिंग आएगा वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी लोअर लेवल्स पे बाय करने के लिए। ठीक है, थोड़ा लोअर लेवल पर आपको लेना है, थोड़े गिरावट पर खरीदें भारत डायनेमिक्स का शेयर।
2100 के टारगेट के लिए एक साल में ये टारगेट अचीव होते हुए दिखेंगे। 1800 रुपए के आसपास मिल जाए तो फिर बेहतर एक आपके लिए एंट्री पॉइंट बन जाएगा। तो कंजम्पशन हो गया, बैंकिंग फाइनेंशियल हो गया, डिफेंस हो गया, रेलवे हो गए, हॉस्पिटल हो गए, ये कुछ ऐसी थीम्स हैं जिसमें से अगर आप सही शेयर सेलेक्ट करते हैं तो आपको नुकसान की जो आशंका होती है ना काफ़ी कम हो जाती है, बल्कि आपके पोर्टफोलियो में 4 चांद लग जाएंगे, रौनक ला देंगे ये सारे के सारे शेयर। तो हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बढ़िया शेयर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। फिलहाल इस शो पे यहीं पर समाप्त करेंगे। कुणाल जी, तपन जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और इस खास शो में शामिल होने के लिए। लेकिन 18 स्वदेश के साथ आप बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।